नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं फिर वही वाक्य शुद्धि का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो इसके अगले क्रम में देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि पेपर में वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। 3-4 तरीके होते हैं, वो देख लीजिए। पहला जो तरीका है पूछने का, वो तो ये है कि वो कोई एक वाक्य दे देता है, अशुद्ध वाक्य, उसको शुद्ध करके पुनः लिखा जाता है, पुनः लिखवाया जाता है। ये जो तरीका है ये कक्षा 9th 10th 11th 12th बोर्ड की क्लासों में ये ऐसा पूछा जाता रहा है और 2 नंबर का प्रश्न दिया जाता था। एक गलत वाक्य को शुद्ध करवाकर लिखवाया जाता था। चूँकि हम जानते हैं कि ये तरीका केवल रिटन के लिए ही, जहाँ लिखित परीक्षा है वहीं काम आ सकता है। आजकल OMR शीट में अभ्यासाध्याय भरने होते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उनमें लिखवाने का कोई चांस नहीं होता। इसलिए पहला जो तरीका है वो कंपटीशन में काम में नहीं आता। वाक्य को शुद्ध करते हुए पुनः लिखिए। अधिकांश लोगों ने भोजन कर लिया, अधिकांश लोगों ने भोजन कर लिया, ये वाक्य गलत है, इसे शुद्ध करके पुनः लिखना है। तो पहले आप देखिए क्या गलती है। अधिकांश नहीं आएगा, यहाँ अधिकतर आएगा। अधिकतर, क्या फर्क है अधिकांश और अधिकतर में? अधिकांश अधिक प्लस में अंश, यानी ज़्यादा सा हिस्सा, ज़्यादा सा भाग, तो लोगों के हिस्से नहीं होते, है ना। तो अधिकतर, ज़्यादातर, अधिकतर लोगों ने भोजन कर लिया, ये ठीक है। अधिकांश कहाँ आएगा? जहाँ हिस्से होते हो। जैसे मैंने पुस्तक का अधिकांश भाग पढ़ लिया, मतलब ज़्यादातर भाग, अधिकांश भाग पढ़ लिया, तो वहाँ अधिकांश आ जाएगा, क्योंकि वहाँ भाग हो सकते हैं, इतना भाग पढ़ लिया, इतना शेष है। तो लोगों के लिए अधिकांश नहीं आएगा, अधिकतर लोगों ने भोजन कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपरों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरीका ये है कि वह 4 वाक्य दे देता है और उसमें पूछता है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए या अशुद्ध वाक्य छांटिए, या शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है या अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है। यूं करके प्रश्न बनाता है और 4 वाक्य देता है, उनमें से एक ऑप्शन जो आपको सही उत्तर है वो छांटना होता है। ये भी एक पूछने का तरीका है। जैसे ये प्रश्न देखिए, अशुद्ध वाक्य छांटिए, जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। ये सही है या गलत है ये देखना है। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। आयोजित सभा में तुम्हें कुछ बोलना होगा, जो साहब ने बोला वैसा कर, उपयुक्त सभी। अब कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, जब विश्वास कम होता है, टॉपिक पर पकड़ कम होती है, तो हम सारे ऑप्शन देखते हैं। लेकिन जब विश्वास दृढ़ होता है, टॉपिक क्लियर होता है, तो हम सारे ऑप्शन नहीं देखते। जो गलत होता है वो ऑटोमेटिक दिख जाता है। और पहला वाक्य देखें, पहले में पता चल जाएगा, दूसरा देखेंगे तो दूसरे में पता चल जाएगा। जहाँ उसको ऑप्शन का सही पता चलेगा वहाँ वो उसका उत्तर सेलेक्ट कर लेगा, चुन लेगा। लेकिन चूंकि विश्वास कम होता है, तैयारी कम होती है, तो हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। और कुछ तो विश्वास कम होता ही है तब पढ़ लेते हैं, और जब सारे पढ़ लेते हैं तो अविश्वास और बढ़ जाता है, झिझक और हो जाती है, क्योंकि उसमें सारे ही सही लगते हैं, सारे ही गलत लगते हैं, पता नहीं चलता, है ना। तो तैयारी जो डीपली, गहराई से जो तैयारी की होती है ना, वही काम आती है। उसमें 4 ऑप्शन पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जो टॉपिक क्लियर होता है उसका उत्तर स्पष्ट दिख जाता है। तो यहाँ सारे पढ़ेंगे। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। आयोजित सभा में तुम्हें कुछ बोलना ही होगा, जो साहब ने बोला वैसा कर। अब फिर से पढ़ते हैं, 2 या 3 बार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो झिझक होती है, बेस मजबूत नहीं होता, तो उन्हीं ऑप्शनों को बार बार पढ़ते हैं, है ना। और उनमें से छांटना होता है 4 में से एक। और अगर मान लो छांटना नहीं हो, वो कोई भी एक वाक्य दे ही दे, आयोजित सभा में तुम्हें कुछ बोलना होगा, इसको सही करके लिखो, तो फिर इसका ऑपरेशन करने लग जाते हैं। जहाँ कुछ बदलने की गुंजाइश होती है वहाँ बदल के रख देते हैं। वो सही होता है कि नहीं होता है ये बता नहीं पाते, लेकिन बदल के आ जाते हैं। चलो छोड़ो उस बात को। तो यहाँ मैं गलती बता ही देता हूँ। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। दंड और सजा एक ही बात है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
तो इसे सही ऐसे कर सकते हैं, जज ने उसे मृत्युदंड दिया या मृत्यु की सजा दी, फिर दंड हटा दो, यानी जो पुनरावृत्ति वाला शब्द है उसको कम करना है। दूसरा देखो ये गलत था, हमें अशुद्ध छांटना था, यही हो गया। और देखते हैं, आयोजित सभा में तुम्हें कुछ बोलना होगा। आयोजित सभा में, ये मैं पिछले वीडियो में वाक्य दे चुका हूँ। आयोजित सभा नहीं आएगा। आयोजित तो वो होती है जो आयोजित हो चुकी होती है ना। ये कह रहा है बोलना होगा, भविष्य काल है, तो फिर ये आयोजित न आकर के यहाँ आएगा आयोज्य, आधा जय और ये आयोज्य, यानी जिसको आयोजित किया जाना है तो उसमें बोलना होगा। तो यहाँ गलती थी। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और मैं इसीलिए वाक्य शुद्धि के बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। जब तक आपके सही सारी बातें दिमाग में बैठ नहीं जाती तब तक वाक्य शुद्धि का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत वीडियो बनाऊंगा, आप लगातार सारे वीडियो देखते रहिए और पूरे वीडियो देखते रहिए। निस्संदेह आप में बहुत कुछ सुधार होगा। आप विद्यालय विद्यार्थी हैं या कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं या किसी सरकारी कार्यालय में कर्मचारी हैं या किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लिखने के काम आती है, तो शुद्ध आना ही चाहिए। तो आप सारे मिलकर देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लगातार देखते रहिए। चलिए आगे और देखिए, जो साहब ने बोला वैसा कर। तो जो साहब ने बोला वैसा कर, यूं देखने से तो गलती नजर नहीं आएगी, थोड़ा ज्ञान होगा, नॉलेज होगा हर बातों का तो गलती पकड़ लेंगे। जो साहब ने बोला वैसा कर, बोला नहीं, बोलना अलग होता है, कहना अलग होता है। कहने के पीछे उद्देश्य होता है, बोलने का मतलब होता है मूकता तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। जैसे मैं मूक था अभी, है ना, मतलब मैं बोल गया, मतलब मैंने चुप्पी तोड़ दी, समझ गया आप। तो चुप्पी तोड़ने को ही बोलना बोलते हैं, मुंह से कुछ आवाज़ निकलना मतलब बोलना, ठीक है। और कहने के पीछे कोई उद्देश्य होता है, तो बोलना तो कुछ भी बोल देना होता है। तो जो साहब ने कहा वैसा कर, तो यहाँ कहा आएगा। कुल मिलाकर तीनों ही गलत थे, तो हमारा उत्तर है उपयुक्त सभी अशुद्ध है, समझ गए। तो दूसरा तरीका ये होता है कि वो चार वाक्य में से शुद्ध या अशुद्ध छंटवा लेता है। एक तरीका और होता है, वो क्या है कि किसी वाक्य को वो चार भागों में तोड़ देता है, ए बे से दे, और ऊपर लिखता है वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ये तरीका अच्छा है। कैसे? एक तो वो जो दूसरे नंबर का तरीका था जिसमें चार वाक्य देकर उसमें से शुद्ध या अशुद्ध छंटवाना होता है, उसमें एक तो वो प्रश्न की लाइन और चार वाक्य कुल मिलाकर 5 पंक्तियों की जगह वो पेपर में घेर लेता है। तो 2-3 प्रश्न वाक्य शुद्धि के देने होते हैं, तो वो तो आधा एक पेज तो उसी में चला जाएगा। ये तरीका बढ़िया है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो कम स्थान में कम जगह पर 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तरीका ठीक है। लगभग 200 वर्षों तक भारत माँ के गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही, तो इसको कर देगा वो ए पार्ट, ए भाग, इसको कर देगा बे, इसको कर देगा से, इसको कर देगा दे, और पूछेगा वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो हमें त्रुटि का भाग देखना है। एक तरीका ये है प्रश्न पूछने का। एक बार हल करके देखें इसको। चलो, लगभग 200 वर्षों तक, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। भारत माँ के, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। गले में, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही, दिमाग को एक्यूरेट रखना पड़ता है, अपडेट रखना पड़ता है, एक्टिव रखना पड़ता है। गले में बेड़ियाँ पड़ी रही, गले में बेड़ियाँ नहीं होती, बेड़ियाँ पैरों में होती है। गले का संबंध जंजीर से होता है, जंजीरों का संबंध गले से होता है, बेड़ियों का संबंध पैरों से होता है। तो यहाँ जंजीरें पड़ी रही, गले में जंजीरें पड़ी रही। अब सही हो गया ये। तो इसमें दे भाग में त्रुटि थी। थोड़ा सा ज्ञान के लिए बता दूं, अगर यहाँ गले की जगह होता पैरों में तो बेड़ियाँ सही था, बिल्कुल सही था। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें पैरों कर दें तो वाक्य सही हो जाता है, तो गलती तो यही है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है।
जब ये ए ब स द 4 हिस्से करता है तो नीचे वो ए ब स द देता है, तो उसमें से स होता है, तो कई बच्चे स हल ऑप्शन में उत्तर चुन के आ जाते हैं, कई दे। अब यहाँ कन्फ्यूजिंग मिटाने वाली बात है, देखो यहाँ पैरों प्रति वाक्य शुद्ध तो हो रहा है, फिर तो बेड़ियाँ सही है, लेकिन ये सोचो कि वो यहाँ गलती स में माने या द में, ये नोट करने वाली बात है। तो गलती द में मानेंगे, क्यों? क्योंकि जो गलती हुई है ना वो किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बिठाने में गलती है, संबंध सही नहीं बैठ रहा संबंध बिठाने में, और संबंध एक में नहीं बैठता, आगे दूसरा जुड़ता है ना, जब दो में संबंध बैठता है तो यहाँ संबंध बिठाने में गड़बड़ हुई है, तो इसमें द भाग में त्रुटि मानेंगे, द में नहीं मानेंगे। संबंध तो यहाँ बैठा है ना, यहाँ अकेले शब्द में जैसे कोई लिखता जा रहा है लगभग 200 वर्षों तक भारत माँ के गले में, तो यहाँ हमें क्या पता संबंध गलत हो गया, संबंध तो बैठा ही नहीं अभी, गलत कैसे हो गया? अब यही मान लो गले में पैरों का दिमाग में लाकर यही गलती मान ले, हो सकता है आगे वो जंजीरें लिख दे, तो यहाँ गले लिख करके आगे जंजीरें लिख दे, तो वो तो आगे की बात है ना, यहाँ गलती कैसे मान लेंगे? जब आगे संबंध बनाएगा और वो गलत बनेगा तब गलती मानेंगे ना, तो यहाँ गलती मानेंगे। ये तो गले में लिख दिया तो कोई बात नहीं, उसको आगे जंजीरें लिखना था, तो संबंध कहाँ बिगड़ता है वो गलती होती है, तो गलती की जगह पकड़नी है। यही मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तुक्के से हल नहीं करना, गलती की जगह पकड़नी होती है। अब गलती की जगह कैसे पकड़ें, इसके लिए जो कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ सूत्र मान लो, कुछ नियम मान लो, कुछ भी कह दो, वो आज मैं बताने वाला हूँ। लगातार बने रहिए, देखते रहिए, आज बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो एक तरीका ये भी है कि कारक संबंधी त्रुटि किस वाक्य में है, या लिंग संबंधी त्रुटि किस वाक्य में है, या वचन संबंधी त्रुटि किस वाक्य में है, या पद क्रम संबंधी गलती किस वाक्य में है, तो वो 4 वाक्य दे करके गलती का प्रकार पूछ सकता है। और कई बार वो वाक्य ही दे देगा और पूछ लेगा कि इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। कई बार तो वो प्रकार पूछ लेता है कि लिंग संबंधी गलती किस वाक्य में, तब वाक्य देने पड़ते हैं 4। लेकिन कई बार वो एक वाक्य देता है, उसमें गलती का प्रकार पूछ लेता है कि इस वाक्य में किस प्रकार की गलती है। तो पूछने के 4-5 तरीके होते हैं। एक बार इनका उत्तर देख लेते हैं। कारक संबंधी त्रुटि किस वाक्य में है, तो 4 वाक्य देगा वो। कोई जुड़नी कारक की पूछे, वो लिंग की, वचन की, पदक्रम की, किसी की भी वर्तनी संबंधी त्रुटि किस वाक्य में है, तो किसी भी की गलती वो पूछ सकता है। मेरे से मत उलझो अपने घर जाओ, कारक संबंधी गलती पूछ रहा है, इसमें तो है सर्वनाम संबंधी गलती। फिर है मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सर्वनाम संबंधी गलती है। और ये देखो तुमको इस पाठ को पढ़ना है, यहाँ कारक संबंधी है, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है, यूँ आएगा तुम्हें यह पाठ पढ़ना है, तो ये अनावश्यक लगा दिया। अब देखो अपन ठीक रास्ते पर हैं, अपन ठीक रास्ते, ये भी सर्वनाम वाली गलती है, अपन नहीं आएगा। ये बोलचाल की भाषा है, और बोलचाल की भाषा और लेखन भाषा में काफ़ी अंतर होता है। बोलचाल के शब्द लेखन में नहीं चला करते, तो यहाँ ये आपका सही ऑप्शन आ गया। अब एक तरीका जो शेष बचा है पूछने का, वो ये है कि वो वाक्य दे देता है, उसमें गलती का प्रकार पूछ लेता है। गंगा और यमुना भारत की 2 पवित्र नदी है, वो कह रहा है वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, तो त्रुटि का प्रकार छांटना है। लिंग संबंधी गलती है नहीं, दोबारा देख लो, गंगा और यमुना भारत की 2 पवित्र नदी है, लिंग संबंधी तो नहीं है। विशेषण ऐसा शब्द नहीं है जहाँ गलती हो, पवित्र शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। वचन संबंधी, हाँ वचन संबंधी है, क्यों? क्योंकि जब 2 आ जाता है तो हिंदी में बहुवचन हो जाता है। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमारे हिंदी में द्वि होते ही बहुवचन हो जाता है। लड़का जाता है, 2 लड़के जाते हैं, 2 होते ही बहुवचन हो जाएगा, तो 2 होते ही नदी नहीं रहेगा, नदियाँ, तो वचन संबंधी गलती है, यहाँ से उतर आएगा, नदी की बजाय हो जाएगा नदियाँ, 2 होते ही बहुवचन हो जाता है, तो वचन संबंधी गलती है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने के तरीके बताए थे। अब ध्यान से सुनो, हमें प्रश्न पूछने के तरीकों से कोई मतलब नहीं है, पूछने वाला किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है।
हमें केवल उत्तर बताना आना चाहिए, बातों का ज्ञान होना चाहिए, उत्तर छांटना आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम सही वाक्य कैसे पहचाने, गलत वाक्य कैसे पहचाने, और क्या सूत्र हैं या क्या नियम हैं, उनको क्रमबद्धता से लिखता चला जाऊंगा। आप उसको नोट कर लीजिए या दिमाग में नोट कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कॉपी पे तो कर लीजिए। लगातार सारे नियम बताऊंगा क्रमबद्धता के साथ, और कभी भी आगे से वाक्य शुद्धि वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप लगातार देखिए, पूरा देखिए। और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल अक्षरों में इंग्लिश में सब्सक्राइब लिखा है, लाल का निशान खतरे का होता है, उसे लाल मत रहने दीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और जब भी मेरे आगे के वीडियो आएंगे वो आपके YouTube खोलते ही मिल जाएंगे। लगातार देखिए, बहुत सुधार होने वाला है। तो अब आपके लिए बहुत ही उपयोगी बातें शुरू हो रही है। आप इन नियमों को कॉपी पर उतार लीजिए या दिमाग पर उतार लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं क्रमबद्धता से एक एक बिंदु या एक एक महत्वपूर्ण बात या एक एक नियम या एक एक सूत्र कह लो भले, ये लिखने जा रहा हूँ। इनका ध्यान से पालन करना और इनको दिमाग में उतारोगे तो आगे से कभी गलतियाँ नहीं होंगी। तो सबसे पहले अगर हमें वाक्य में गलत है या सही है ये छांटना है, तो सबसे पहले जो काम करना है वो है दिए गए वाक्य में वर्तनी यानी मात्रा, स्पेलिंग, वो गलती देखनी है। सबसे पहले यही काम करना है। तो पहला नियम दिमाग में बांध लीजिए इसको। वर्तनी संबंधी त्रुटि सबसे पहले देखनी है आपको, कोई भी वाक्य दिया हुआ है उसमें। तो यहाँ देखें, हमें व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मात्रा संबंधी कोई भी गलती है तो देखिए यहाँ हमारी गलती पकड़ में आ गई। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। व्यवहार तो होता है, लेकिन जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है, तो व्यावहारिक हो जाता है। जैसे समाज प्लस में एक तो सामाजिक हो जाता है ना, धर्म प्लस में एक तो धा हो जाता है धार्मिक, धर्म से धार्मिक धा। तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप कंटिन्यूटी से बने रहिए। दूसरा देखिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत काम आता है। हम इसको आशीर्वाद पढ़ जाते हैं, फलतः गलती छांटने में चूक हो जाती है। बात इस शब्द की नहीं है, ये तो मैं सिंपल उदाहरण से बता रहा हूँ। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि हम उनको कुछ का कुछ ही पढ़ जाते हैं। जैसे अगर यूं लिख दूं मैं तो आप इसको युद्ध पढ़ जाएंगे, युद्ध, बिल्कुल युद्ध पढ़ जाएंगे आप इसको। ये युद्ध नहीं है, ये घ घड़ी है, युद्ध घ युद्धग। ये यहाँ ध धनुष आएगा, ऐसा ध धनुष, समझ रहे हो। तो ऐसी लापरवाही हम कर जाते हैं और गलती की जगह नहीं पकड़ पाते। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वाक्य को शुद्ध क्यों नहीं कर पाते, दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि हम आइडिया से अपने हिसाब से उत्तर ढूंढते हैं, अपना तुक्का लगाते हैं, नियमों पर नहीं चलते, सूत्रों पर नहीं चलते। तो तुक्का लगाना बंद करना पड़ेगा। कुछ नियम है जो मैं लगातार कंटिन्यूटी के साथ लिख रहा हूं, उनको नोट कीजिए, उन्हीं के आधार पर आपकी वाक्य शुद्धि सही होने वाली है। तो पढ़ते समय ध्यान से पढ़ें। तो ये क्या है, आर है, आशीर्वाद। अगर आप सही पढ़ लोगे तो गलती दूर हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था हिंदी की एक खासियत है देवनागरी लिपि की। क्या खासियत है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है। तो लिखा है दूर और पढ़ रहे हैं दूर। आजकल वह मुझसे दूर रहता है, लिखना तो यूं है, मात्रा यूं घुमा दिया, हाथ को यूं घुमा दिया तो वो हो गया दूर। आजकल वह मुझसे दूर रहता है। अगर जो लिखा है वही पढ़ लेंगे, छोटी मात्रा लिखी है छोटी पढ़ लेंगे तो गलती होगी नहीं, फिर तो पता ही लग जाएगा कि मैंने दूर लिख दिया। तो वह मुझसे दूर रहता है, नहीं, वह मुझसे दूर रहता है। इस पर चर्चा कर चुका हूँ एक पीछे के वीडियो में, है ना। तो ढंग से पढ़ने से गलतियाँ दूर होती है। तो ये आशीर्वाद था, जबकि होता है आशीर्वाद। तो गलती पकड़ ली। तो सबसे पहले क्या काम करना है, दिए गए वाक्य में वर्तनी संबंधी, मात्रा संबंधी गलती देखना हमारा पहला कर्तव्य है, पहला सूत्र है, पहला नियम है। अब चलो दूसरे नियम पर, पद क्रम संबंधी। इसके बाद वाक्य में शब्दों का क्रम देखना, पद क्रम संबंधी गलती को पकड़ने की प्राथमिकता देना। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण से देख लो। राम पाठ पढ़ता है,
तो यहाँ राम करता है, पाठ कर्म है, ऑब्जेक्ट है, पढ़ता ये वर्ब है, क्रिया है। अब मैंने एक पीछे के वीडियो में बताया था कि जब वाक्य लंबा होता है, ये तो छोटा वाक्य है, तो कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले आ जाएगा, पाठ का विस्तार जो कर्म है, कर्म का विस्तार कर्म से पहले आ जाएगा, क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले आ जाएगा। अब यहाँ राम का विस्तार करना है मुझे। जैसे मैं लिखूँ दशरथ का पुत्र राम, दशरथ का पुत्र राम, तो ये इससे पहले आ जाएगा। या मोहन का भाई राम, या रामगढ़ में रहने वाला राम, किसी भी शब्दों से आप इसका विस्तार कर सकते हो, लेकिन ये कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले आएगा। फिर है कर्म, तो यहाँ कर्म का विस्तार, राम अपना पाठ पढ़ता है, अपना शब्द पहले लगा दो, पाठ, या दूसरा पाठ पढ़ता है, या पांचवा पाठ पढ़ता है, या अंग्रेजी का पाठ पढ़ता है, या हिंदी का पाठ पढ़ता है। तो कहने का मतलब है जो भी आप इस कर्म का विस्तार करोगे पहले आ जाएगा। क्रिया धीरे धीरे पढ़ता है, रोज पढ़ता है, 2 घंटे पढ़ता है, तो क्रिया के संबंध में जो भी पद जुड़ने वाला है वो क्रिया से पहले जुड़ेगा। तो ये पद रचना है, ये वाक्य रचना है। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले, कर्म का विस्तार कर्म से पहले, क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले। इस क्रम को अगर तोड़ते हैं, पद क्रम को अगर तोड़ते हैं तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। थोड़ा यहाँ मैं पिछले वीडियो की बात याद करा देता हूँ। पद क्रम आप 2 जगह तोड़ सकते हो। एक तो कविताओं में, कविताओं में क्रिया पहले आ जाया करती है, चलना है तुमको वीर पुरुषों, है ना। तो कविता की कोई लाइन है तो उसमें क्रिया पहले आ जाएगी, तो वो छोड़ो। एक किसी शब्द पर जोर देना है तो स्थान बदल सकते हैं। जैसे जाऊंगा मैं दिल्ली, लेकिन ये बोलचाल में ज़्यादा प्रयुक्त होता है ना। तो बाकी पद क्रम सामान्य वाक्यों में नहीं बदला जाता। अगर सामान्य वाक्यों में पद क्रम बदलते हैं तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। तो दूसरे नंबर पर आपको देखना है पद क्रम में गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ये देखना है। तो यहाँ देखिए, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, तो ये बोलचाल में आ जाएगा। क्या होता है कि हम बोलचाल में कुछ शब्दों को इस रूप में बोलते हैं कि लगातार बोलते रहते हैं, कई कई सालों तक वो जबान पर चढ़ जाता है, फिर हमें उसमें गलती नज़र नहीं आती, ये गड़बड़ हो जाती है। तो याद रखना चाहिए, बोलचाल की भाषा अलग है, लेखन की भाषा अलग है। कर्ता पहले आएगा, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, या तुमको मैं कुछ नहीं कह सकता, या मोहन को मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो शब्द है ये कर्ता के बाद आएगा, पहले कर्ता ही आता है। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, मैं तुमको कुछ नहीं कह सकता, मैं मोहन को कुछ नहीं कह सकता। तो मैं करता है पहले आएगा, पद क्रम संबंधी गलती है। एक और उदाहरण देखिए पद क्रम संबंधी। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये तो कई बार मिठाई की दुकानों पर बाजारों में हम देखते हैं, शुद्ध गाय के दूध की मिठाइयाँ मिलती है, पता नहीं क्या क्या, चलो उनको छोड़ो। तो यहाँ क्या शुद्ध गाय नहीं होती, गाय तो शुद्ध ही होती है। ये शुद्ध जो शब्द है वो दूध क्या आगे आएगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, दूध शुद्ध मिलता है, तो वो शुद्ध शब्द गाय के पहले लगाया हुआ है, वो दूध के पहले आएगा। तो पद क्रम संबंधी गलती है। तो दूसरे नंबर पर आपको क्या नोट करना है दिमाग में कि सबसे पहले मात्रा की गलती देखो है कि नहीं है। मात्रा की गलती नहीं नजर आ रही तो पद क्रम संबंधी देखो, और पद क्रम संबंधी गलती नहीं नजर आ रही तो फिर तीसरे नंबर पर आपको देखने आया है अनावश्यक शब्द। कई बार वह वाक्य में ऐसा शब्द डालता है जिसकी जरूरत नहीं होती, तो उसको हटाना है आपको। देखिए उदाहरण, सीता आंखों में काजल लगाती है, सीता आंखों में काजल लगाती है, तो देखने में लगेगा हाँ ठीक है, गलती क्या है, सीता आंखों में काजल लगाती है, यहाँ गलती क्या है, ठीक है, गलती पकड़ में नहीं आती। लेकिन इसी वाक्य का स्तर नीचा गिराता हूँ मैं तो फिर गलती पकड़ में आएगी और हंसी भी आएगी। इसी वाक्य का स्तर गिराता हूँ, इसी का मतलब अनावश्यक शब्द वाला वाक्य, उसका स्तर गिरा देता हूँ। बच्चों के लेवल की बातें पूछता हूँ, चौथी पाँचवीं छठी सातवीं, तो मुझे वाक्य यूँ बनाना पड़ेगा, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ लाओ। तो बर्फ़ तो ठंडी होती है, सबको हंसी आएगी कि ये क्या बोल रहे हो, बच्चे भी पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाक्य का स्तर मैंने नीचा कर दिया, बच्चों के लेवल का कर दिया। तो मेरे लिए ठंडी बर्फ़ लाओ, ठंडी बर्फ़ लाओ कहते ही बच्चे भी हंसेंगे कि गलत बोल रहे हो।
यहाँ थोड़ा सा वाक्य का स्तर ऊंचा कर दिया तो ऐसे बहुत सारी बातें होती है हम गौर नहीं कर पाते। तो ये तो मैंने कहा ना, नियमों पर चलो, एक्टिवता बनाए रखो तो वाक्य शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है, सीता काजल लगाती है, बस। ये अनावश्यक शब्द है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, अनावश्यक शब्द जो है ना वो वास्तव में बहुत बड़ी गलती नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि अनावश्यक है, यानी आवश्यक नहीं है, यानी उसके बिना भी काम चल सकता है। तो वाक्य तो ज़्यादा गलत नहीं है, फिर भी वो कह रहा है कि शुद्ध करो, तो फिर इसका मतलब जो थोड़ी बहुत विसंगति है उसको दूर कर दो। तो वो है, एक शब्द ऐसा है जिसके बिना भी काम चल सकता है, तो वो शब्द आप हटा दीजिए। तो सीता आंखों में काजल लगाती है, सब जानते हैं काजल आंखों में लगता है, नाक में तो लगता नहीं, होठ पर तो काजल लगता नहीं। तो ये शब्द बेकार के शब्द है, अनावश्यक है। तो अनावश्यक शब्द संबंधी गलती पकड़नी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये क्या बात है भी कि मैं पैर में जूते पहनता हूँ, बाकी हाथ में पहनते हैं क्या? सीधा बोलो ना, मैं जूते पहनता हूँ, अगले के दिमाग होगा तो समझ जाएगा अभी कहाँ पहन रहा है। मैं सर पर टोपी धारण करके जाता हूँ, हद हो गई। तो आपके ध्यान में आ रही है, अनावश्यक शब्द हटाना होता है। चलिए चौथा नियम देखिए, चौथा सूत्र देखिए, पुनरावृत्ति वाले। अगर कोई अनावश्यक शब्द आपको वाक्य में नजर नहीं आ रहा तो ऐसा शब्द देख लीजिए जो दोबारा आया हो, रिपीट हुआ हो, तो पुनरावृत्ति को रोकना है। कैसे? अब तुम वापस लौट जाओ, यहाँ तक आ गए, ठीक है, आगे मैं चला जाऊँगा। तुम वापस लौट जाओ, तुम वापस लौट जाओ, यहाँ रिपीट हो गई बात। वापस जाना और लौट जाना एक ही बात है, एक शब्द को हटाइए। अब तुम वापस जाओ, सही है, इसको हटा दो। अब तुम लौट जाओ, इसको हटा दो। समझ रहे हो? आगे एक और देख लो, प्रातः काल के समय घूमना श्रेष्ठ है। प्रातः काल के समय घूमना श्रेष्ठ है, तो हाँ ठीक है, गलती क्या है, यहाँ रिपीट हो रही है एक बात है, काल समय एक ही बात है, इसकी पुनरावृत्ति रोको। प्रातः काल घूमना श्रेष्ठ है, बस समय मत लगाओ, और समय रखना है तो काल हटा दो। प्रातः के समय घूमना श्रेष्ठ है, समझ रहे हो? तो अगले नंबर पर क्या रोकना है आपको? पुनरावृत्ति वाली गलती देखनी है, उसको रोकना है। अब चलिए, कई बार एक ऐसा शब्द होता है उस शब्द में ही गड़बड़ होती है, शब्द विशेष में त्रुटि। दोबारा सुन लो, शब्द विशेष में त्रुटि कह दो, या अनुचित शब्द कह दो, या अनुपयुक्त शब्द कह दो। तो वो गलती देखिए किस प्रकार से देता है और कैसे हमें दूर करनी है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। अब ध्यान नहीं होगा तो तुक्के लगाने से कभी भी हल नहीं होता, तुक्कों से सफलता नहीं मिलती। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र नहीं अस्त्र है, तो इनका ध्यान रखना है। मैं ऐसे बहुत सारे शब्द बताने वाला हूँ जो समानार्थी से लगते हैं लेकिन उनमें अंतर होता है। आपको पता है पानी और जल में अंतर होता है, पता है आपको? आपको पता है हवा, वायु, पवन, समीर, इनमें अंतर होता है, पता है? कभी आगे वाले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो जैसे ही नॉलेज बढ़ेगा तो वाक्य शुद्धि भी सही होने लगेगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था हिंदी की खासियत, किसी भी चीज़ की खासियत। अगर ये बिंदु आपने सीखा है और फिर ये सीखने वाले हो तो ये आपका सहयोग करेगा। फिर ये कोई तीसरा बिंदु सीखने वाले हो, ये दो सीखे हुए तो ये कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। फिर ये सीख रहे हो तो ये तीनों कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। ये सीख रहे हो तो ये चौथा, पांचवा, दूसरा, पहला, ये सारे सहायता करेंगे। ये कोई नई बात सीख रहे हो तो पहले का सीखा हुआ ज्ञान आपकी कदम कदम पर सहायता करता है। तो सारी बातें, जुड़ी हुई बातें सीखते जाएंगे और वीडियो बनाता जाऊँगा, आप लगातार बने रहिए। अस्त्र शस्त्र का तो अंतर यही बता देता हूँ। बहुत से भ्रमित हो जाते हैं और कई बार सीख लेते हैं, पता होता है, लेकिन कई दिनों बाद रिपीट नहीं करते तो भूल जाते हैं कि यार शस्त्र कौन सा था, अस्त्र कौन सा था। एक बार मुझसे भी ऐसी गलती हुई है, भुगतभोगी हूँ मैं भी, ठीक है। तो अस्त्र और शस्त्र को दिमाग में बिठाओ। शस्त्र पकड़ के चलाया जाने वाला और अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला, समझ रहे हो? जैसे भाला है फेंक कर चलाया जाएगा, जैसे तलवार है हाथ में पकड़ कर काम करेगी ना वो, तो हाथ में पकड़ कर काम करते हैं वो कहलाता है शस्त्र, याद रखो। और जो दूर जाकर फेंक
फेंकने से काम आता है वो है अस्त्र। तो मैंने भी एक बार रट लिया था, शस्त्र हाथ में पकड़कर, अस्त्र फेंक कर, ये शब्द मैंने रट लिए। अब मौके पर भूल गया कई दिनों बाद पेपर में कि फेंकने वाला अस्त्र था या शस्त्र था, हाथ में रखने वाला अस्त्र था या शस्त्र था, ये गड़बड़ हो गई। तो फिर मैंने दूसरे तरीके से दिमाग में बिठाया, से साथ, हाथ साथ, शस्त्र से साथ, यूं देखा मैंने, शस्त्र ए नहीं से, तो साथ, साथ मतलब हाथ, यूं दिमाग में बिठाया, तब जाकर के अब गलती नहीं होती। अब रहती है बात बंदूक की, तो कई बच्चों के दिमाग में होता है कि बंदूक तो हाथ में तो पकड़ते हैं, अरे यूं तो हाथ में सारी चीज़ पकड़ेंगे, यूं का बाला जो फेंकते हैं वो क्या हाथ में नहीं लेते क्या? पहले तो हाथ में लेते हैं, या फूंक से फेंकेंगे, ऐसे होगा क्या? कोई अपने आप चलेगा? वो जादू है, यूं तो हाथ में लेंगे। वो जो काम है उसका, वो कहाँ और कैसे कर रहा है? जैसे तलवार का काम है मार काट युद्ध में, तो वो कैसे करेगी? हाथ में यूं करेगी। अब बंदूक का काम क्या है? गोली से आगे, तो भले ही हाथ में पकड़ो, गोली तो आगे जाकर मारेगी ना। या बंदूक को हत्थे से ऐसे ठोकोगे, फौज में जाकर हत्थे से मारोगे क्या? तब तक तो अगला कान के नीचे 2 मार देगा। मजाक कर रहा हूँ, मेरी आदत है कुछ मजाक करने की। तो आप अस्त्र शस्त्र समझ गए होंगे शायद। अच्छा, एक वाक्य और देखिए, रेडियो की उत्पत्ति मार्कोनी ने ही की थी। तो उत्पत्ति जो शब्द है वो शब्द अनुपयुक्त है। ये उत्पत्ति, आविष्कार, अन्वेषण, ऐसे बहुत से शब्द हैं, इनमें जो बारीक अंतर होता है उस अंतर को कभी अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि रेडियो की उत्पत्ति नहीं, आविष्कार हुआ था। तो आविष्कार समझ में आई? बोर्ड पर सारे नियम एक साथ आ नहीं पाते, बार बार मुझे मिटा मिटा करके लिखना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, धैर्य से बने रहिए। यहाँ मैं एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ। यहाँ आविष्कार शब्द लिखा तो एक पुरानी बात याद आ गई, कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, उनको भी मैं रेखांकित कर देता हूँ। आविष्कार, अब क्या होता है, बच्चे यहाँ ऐसे लिख देते हैं, आविष्कार। मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे कष्ट वो यूँ लिख देते हैं, वो अपने हिसाब से आधा सा लगाते हैं, अपने हिसाब से। बहुत विद्यार्थियों में बहुत बार देखा है मैंने, ये गलती क्यों होती है? तो उसको दूर कर देता हूँ मैं पहले। देखो, कोई भी अक्षर आधा लिखना है, जैसे ये पे है, इसको आधा लिखना है, तो आप ये पाई हटा दीजिए, ठीक है? ये आधा हो गया प्यास, ठीक है? ख्वाब, ख्वाब, आधा लिखना है ख, तो ये पाई हटा दीजिए। समझ में आई बात है? क को आधा लिखना है, क्लांत, क को आधा लिखना है, तो आधा यहाँ से हटा दीजिए, इतना सा, यूँ आधे करते हैं। तो अब देखिए, षटकोण, उसको आधा कैसे लिखेंगे, ये देखिए, सही देखो कैसे लिखा जाता है। जैसे ये है, और अब इसको यूं सीधा किया और यूं 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 यूं, तो यूं करो और ये, तो ये होता है। अब इसमें श ना, ये और ये बिंदु ऐसे मिलते हैं। अब आप सोच के बताओ, ऐसे थोड़ी मिलेंगे, श ऐसे बनता है क्या? गौर करना, कभी ऐसे श नहीं होता, ये यहाँ होता है, ऐसे होता है। अब इसको आधा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पाई हट जाएगी, तो ये कष्ट ऐसे बन जाएगा। कुछ समझ में आया? तो कई बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं कैसे, वो श ऐसे लिख देते हैं, आधा श, तो ये तो AAD हो गया ना। ये भ्रम होगा, तो थोड़ा लिखने में सही करना है। मैंने आपको बता दिया ऐसे होता है, ये पाई हटानी होती है, ठीक है? तो लीजिए, गलती की जगह कहाँ करता है, उसका अगला बिंदु या अगला नियम या अगला सूत्र, सूत्र नंबर 6। तो कई बार हमें विराम चिन्हों संबंधी त्रुटि भी वाक्य में देखनी पड़ती है, वहाँ भी त्रुटि कर देता है विराम चिन्ह। पिछले एक वीडियो में बता चुका हूँ थोड़ा सा, बाकी विराम चिन्हों को अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगा, आप तो लगातार बने रहिए।
एक बार यहाँ वाक्य शुद्धि चल रही है तो इसी को मैं सूत्र जो है वो क्रमबद्धता के साथ बता रहा हूँ। तो विराम चिन्हों की जो गलतियाँ हैं वो किस प्रकार आती है वो देखिए। यह पंक्ति भाभी से ली गई है, यह पंक्ति भाभी से ली गई है, इसका कोई अर्थ निकला? कोई अर्थ नहीं निकला। आप कह रहे हो निकल गया, नहीं, आप गहराई से नहीं सोच रहे, कुछ भी अर्थ नहीं निकला इसका। और जो निकल रहा है वो बकवास अर्थ निकल रहा है। यह पंक्ति भाभी से ली गई है। पंक्ति जानते हो, जैसे किताब की कोई लाइन है, पैराग्राफ की कोई लाइन, कोई पंक्ति, कोई वाक्य, तो भाभी से कैसे ली जा सकती है कि भाभी ये पंक्ति देना, शाम को वापस ले लेना? होता है कभी ऐसा संभव? तो जो लिखा है उसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकला। यह पंक्ति भाभी से ली गई है। भाभी से कोई पंक्ति कैसे लेगा? भाभी पंक्ति कैसे निकालेगी किताब में से या कॉपी में से? पंक्ति कैसे निकालेगी और कैसे हम पंक्ति लेंगे और उस पंक्ति का क्या करेंगे और भाभी देगी क्या पंक्ति? बकवास अर्थ निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा। तो इसको शुद्ध करूं, अर्थ निकालूं। अब अर्थ निकल गया, यह पंक्ति भाभी से ली गई है। अब इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो विराम चिन्ह जब करवाऊंगा तब उद्धरण चिन्ह की पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ वाक्य शुद्धि देख लीजिए। ये उद्धरण चिन्ह लगाते ही इस वाक्य का सही अर्थ निकल गया, जो वास्तविक अर्थ होना चाहिए कि यह पंक्ति भाभी से ली गई है। अब ये भाभी वो भाभी नहीं है जो भाई की पत्नी है। अब ये भाभी कोई कविता है, कोई कहानी है, कोई नाटक है, मतलब ये जो पंक्ति ली गई है उस कविता में से ली गई है, उस कहानी में से ली गई है। अब इसका सही अर्थ निकल गया। और ये मैंने एक बार पहले वीडियो में कहा था, विराम चिन्हों का सही प्रयोग न करना भी वाक्य अशुद्धि माना जाता है। समझ में आई? कुछ याद आया? दूसरा वाक्य देखिए, वाह क्या गजब सौंदर्य है, वाह क्या गजब दृश्य है, क्या गजब सुंदरता है, क्या गजब सौंदर्य है। अब इसको, ये वाक्य एक बार 10वीं के बोर्ड में आ गया था, कई साल पुरानी बात है। तो लड़के क्या करके आ गए कि जब तक नॉलेज नहीं होगा ना, गलतियों की जगह, गलतियों के बिंदु, है ना, गलतियों के सूत्र, गलतियों के नियम ये ध्यान नहीं होंगे, किए हुए नहीं होंगे, तो हम अपनी ही आइडियोलॉजी से, अपने तुक्के से सही करेंगे। तो बच्चे क्या करके आ गए, वाह क्या गजब सौंदर्य है। तो यहाँ कई तो सौंदर्य की जगह सुंदर लिख के आ गए। अजीब है। अब बच्चों का नॉलेज नहीं, अब नहीं जानकारी है तो ऐसे ही करेंगे ना, जहाँ पोल में ढोल लग जाएंगे ऑपरेशन करने। अब कई बच्चों ने थोड़ा दिमाग तेज लगा लिया तो वो सोचे क्या, तो यहाँ प्रश्नवाचक करके आ गए। मैंने पूछा क्या किया, पेपर देख रहा है, तब पूछते हैं बच्चों से, तो बोले सर वो क्या था ना, इसलिए मैं तो आगे विराम चिन्ह हटाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के आ गया। तो बच्चा कुछ सुना हुआ तो था, याद तो था, लेकिन कुछ आगे ज्ञान नहीं बढ़ा हुआ था। मैं आपको बताऊं क्या, कौन, किसे, किसको, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं और इनके आगे हमेशा ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। लेकिन यहाँ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में नहीं आया। अगर प्रश्नवाचक के रूप में आया होता तो जरूर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता, लेकिन ये पूछ थोड़ रहा है, वो तो खुद ही बता रहा है क्या गजब सौंदर्य है, यानी बहुत गजब सुंदरता है। वो तो खुद बता रहा है, पूछ थोड़ी रहा है आपसे, वो तो खुद ही कह रहा है वाह क्या गजब सौंदर्य है। तो उसको सुंदर लगा तो वही तो बता रहा है ना, आपसे थोड़ी पूछ रहा है। तो पूछ नहीं रहा तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, तो क्या आएगा? तो फिर ये क्या क्यों आया है? आश्चर्य प्रकट करने के लिए, विस्मय का भाव प्रकट करने के लिए आया है कि वाह क्या गजब सौंदर्य है। तो आश्चर्य विस्मय बोधक चिन्ह आएगा कैसे? ये देखो कितनी सिंपल सी बात है कि ये वाक्य आया था, पूर्ण विराम लगा हुआ था और आपको यूं भर करना था, और इतने में 2 नंबर पक्के थे। मैं बच्चों को कई बार कहता हूँ कि आप लोग कहते हो ना मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में नंबर नहीं आते, और हिंदी में नंबर आते हैं। इतना सा करते ही आपको 2 नंबर मिलने वाले थे, और इतना सा मैथ में कर दो, ये 750 रुपये हैं, यूँ कर दो ये तो 7.5 रुपये हो जाएंगे। इतना सा करते ही नंबर कट जाते हैं ना, और हिंदी में इतना सा करते ही और 2 नंबर मिल जाते हैं। चलो ये तो मजाक की बातें थी। तो आपको क्या नोट करना है अगले क्रम में कि
विराम चिन्हों की कोई गलतियां तो नहीं, वो और देख लीजिए। उसके बाद आपको आना है संज्ञा शब्द में गलती है या सर्वनाम में गलती है या क्रिया शब्द में त्रुटि है या विशेषण शब्द में त्रुटि है, ऐसे भी त्रुटियां आती है तो उनके एक एक उदाहरण और देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण संबंधी त्रुटि। तो इसमें देखो, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह यहाँ शब्द, ये संज्ञा शब्द है, ये नहीं आएगा, कोई और शब्द आएगा। तो संज्ञा शब्द में त्रुटि थी तो ये आपको मैंने बता दी, ठीक है। रेडियो की उत्पत्ति मार्कोनी ने की थी, तो उत्पत्ति जो संज्ञा शब्द है ये भी गलत है। तो विद्वानों के बीच बोलने का दुस्साहस कौन करेगा? इस तरह का कोई दूसरा शब्द आ सकता था, लेकिन उत्साह यहाँ नहीं जचा, इसलिए गलती है। आगे देखो, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे को क्या याद नहीं आ रहा? तेरे को मैं याद कराता हूँ भाई। मेरे को नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आता, सर्वनाम संबंधी गलती है, ठीक है। उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती होगा, तो उसको घमंडी कहकर पुकारना, ये जो क्रियात्मक शब्द है इसमें त्रुटि है। यहाँ सीधा आएगा, उसको घमंडी कहना ज्यादती होगा, कहना यानी क्रिया का कौन सा रूप आएगा? क्रिया आएगी संज्ञा रूप में। क्रिया में गड़बड़ हो गई, संज्ञा रूप वाली क्रिया आती है यहाँ। तो संज्ञा रूप वाली क्रिया को क्या बताया हुआ था? पीछे का वीडियो देखा है, याद है तो बताओ। उसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। तो ये कहना क्रियार्थक संज्ञा है, ये आएगी, समझ गए। तो क्रिया संबंधी भी गलती आ जाती है। छोटे पैमानों पर तो छोटे बच्चे ना तीसरी चौथी, उसमें तो यूँ आती है, सीता अच्छा गीत गाता है ना। तो गीत गाता है नहीं, सीता गीत गाती है। तो ये छोटे बच्चों की बातें हैं। तो क्रिया संबंधी भी गलती हो जाती है। फिर आप आइए विशेषण संबंधी गलती। आज इस बात की महान आवश्यकता है, इस बात की महान आवश्यकता है। तो महान जो शब्द है, विशेषण शब्द है, ये गलत है। यहाँ आएगा महती, महान पुल्लिंग शब्द है, महती स्त्रीलिंग शब्द है। तो आवश्यकता, ये स्त्रीलिंग शब्द है, आवश्यकता, तो स्त्रीलिंग के साथ तो स्त्रीलिंग शब्द आएगा ना। तो महती आवश्यकता है, आज इस बात की महती आवश्यकता है, ये आएगा। तो नॉलेज रखना पड़ता है, दिमाग को एक्टिव रखना पड़ता है। आगे देखिए, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। दादाजी की बीमारी, इसमें तो कोई गलती नहीं है। अब दादाजी की बीमारी कह रहे तो हम नाना जी की बीमारी कैसे लिख देंगे? यहाँ गड़बड़ है। तो दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, तो शब्दों का नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। तो ये अलग से वीडियो बनाऊंगा जो समानार्थी शब्द हैं उनके प्रयोग में, जैसे जल, पानी, हवा, वायु, समीर, पवन, इनके अलग अलग प्रयोग है ना। खोज, अन्वेषण, आविष्कार, इनका अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम की बातें बताऊंगा, बहुत काम की बातें हैं। आप अगर कर्मचारी हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। नहीं तो बच्चे, आप नहीं दिखाओगे तो बच्चे दूसरे धंधे में लग जाएंगे, गेम खेलेंगे, है ना। तो उससे तो अच्छा ये वीडियो ही दिखाओ ना, काम की बातें बताऊंगा। तो चिंतनीय जो शब्द है वो है चिंतन करने योग्य, यानी विचारणीय, विचार करने वाला बिंदु नहीं। बीमारी विचार करने वाला नहीं है, ये है चिंताजनक विषय, चिंताजनक, चिंतनीय नहीं, चिंताजनक। जनक क्या होता है? पैदा करने वाला, और जननी पैदा करने वाली। तो जनक होता है पैदा करने वाला, तो चिंताजनक, चिंता को पैदा करने वाला। तो बीमारी चिंताजनक है, समझ रहे हो क्या? चिंतनीय, ये तो विचारणीय होता है। जैसे भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये चिंतनीय विषय, क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, तो ये विचारणीय बिंदु है। तो पेट्रोल की कमी या पेट्रोल की भाव की वृद्धि, ये चिंतनीय विषय है ना। तो यहाँ चिंतनीय और चिंताजनक में अंतर जान गए होंगे आप। फिर आगे देखो, यह उसके पूरे दिन भर की मजदूरी है। तो ये जो मजदूरी है, तो मजदूरी संज्ञा शब्द है यहाँ, तो ये विशेषण शब्द है, तो विशेषण में गलती हो गई है ना, ये भी विशेषण में गलती थी। अब देखो आप पूरे दिन भर की, इसको आप एक बार लिखो, यह उसके दिन भर की मजदूरी है, दिन भर की, दिन भर की। और पूरा लगाओ तो यूं करो, पूरे दिन की, फिर भर हटा दो,
है ना। और इसको अगर वो पूछे और विशेषण शब्द की गलती ना दे 4 ऑप्शन में, तो वो यूं भी दे सकता है कि पुनरावृत्ति वाली गलती किस वाक्य में है, तो पुनरावृत्ति संबंधी भी गलती है यहाँ, समझ गए। तो गलती की जगह के क्रम में अगला बिंदु, अगला नियम, अगला सूत्र, जो भी आप कहें। देखिए आपको गलती देखनी है लिंग, वचन और कारक संबंधी। 7वें नंबर पर भी मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आप अलग अलग करके संख्या भले ही बढ़ा दो, लेकिन मोटे तौर पर याद रखो कि आपको, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले मात्रा की गलती देख लीजिए वाक्य में, फिर कोई पद क्रम संबंधी गलती है तो उसको देख लीजिए, उसके बाद में अनावश्यक शब्द है तो वो देख लीजिए, पुनरावृत्ति में अगर गड़बड़ हो रही है तो वो देख लीजिए, उसके बाद में कारक की कोई गलती है तो वो देख लीजिए, उसके बाद में कोई विराम चिन्ह की गलती है तो वो देख लीजिए, उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उनमें जो गलती है वो देख लीजिए। उसके बाद में आपको देखना है लिंग, वचन, कारक में तो गड़बड़ नहीं कर रहा, ये चेक करना है। तो ऐसे आप नियमों पर चलोगे तो वाक्य को शुद्ध और अशुद्ध को जल्दी पकड़ लोगे। तो देखिए इनकी गलतियाँ, सारा राज्य ही उसके लिए थाती थी। अब थाती थी इसने स्त्रीलिंग रूप देने की कोशिश की है ना। थाती होता है धरोहर है, धरोहर है, धरोहर होता है अमानत है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है धरोहर, अमानत है, थाती स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसने थी लगा दिया। लेकिन बात यहाँ इसकी नहीं है, बात यहाँ राज्य की है। दोबारा पढ़ो इसको, सारा राज्य ही उसके लिए थाती था, राज्य थाती था, तो ये इसकी वजह से आएगा। इसने यहाँ लिंग संबंधी गलती कर दी जो गलत है, समझ गए। आगे देखो, हमारी प्रदेश की जनता शांति प्रिय है, तो हमारी जनता की वजह से कर रहा है ये, लेकिन नहीं, ये जो प्रदेश शब्द है उसका विशेषण है ये, तो हमारे प्रदेश की, हमारी नहीं आएगा यहाँ, हमारे, समझ रहे हो। तो यहाँ भी लिंग संबंधी गलती है। अब आइए वचन संबंधी, मेरा प्राण संकट में है, मेरा प्राण नहीं, विस्तार से तो बाद में बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश, मेरे होश उड़ गए, मेरे प्राण संकट में, तो मेरा नहीं, मेरे प्राण संकट में हैं, तो ये बहुवचन में आएगा, तो वचन संबंधी त्रुटि थी। फिर है आदरणीय माता जी आई है। अब ध्यान देखिए, आदरणीय माता जी, मैंने कहा था जब सम्मान देते हैं तो वर्ब का रूप बहुवचन में आता है, तो ये है नहीं आएगा, हैं आएगा। तो मैंने आपको बताया था है एक वचन में होता है और हैं बहुवचन में होता है पिछले वीडियो में, याद रखा करें सारी बातें, एक्टिव रहेंगे तभी बात बनेगी। प्रिया का ससुराल जोधपुर है, अपने बोलचाल में बोल देते हैं कि प्रिया का ससुराल जयपुर है या प्रिया का ससुराल जोधपुर है, तो यहाँ गलती है कारक संबंधी, यहाँ आएगा मैं जोधपुर में है, समझ गए। चलो कारक संबंधी गलती के लिए एक बहुत ही रोचक वाक्य देता हूँ। यहाँ देखो, 2 बसों की टक्कर हो गई, 2 बसों से टक्कर हो गई, 2 बसों के बीच टक्कर हो गई, 2 बसों में टक्कर हो गई। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, बे, से, दे। एक बार खुद पढ़ लीजिए, ध्यान में आया? चलो मैं ही समझा देता हूं। 2 बसों की टक्कर हो गई, ये की नहीं आएगा। कारण ये है कि की आता है संबंध कारक में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, मैंने कारक करवाए हैं अच्छी तरीके से पहले के किसी वीडियो में। तो की आता है संबंध कारक में। राम की गाय, 2 संज्ञा शब्द होते हैं और उस दूसरे शब्द का पहले से संबंध तय करवाया जाता है, वहाँ ये का के की विभक्तियाँ आती है। जैसे राम की गाय, सुरेश की बहन, है ना, राम की किताब, तो वहाँ आता है। तो टक्कर कोई अलग से कोई चीज़ थोड़ी है कि ये टक्कर किसकी है, कि इन 2 बसों की है, कि ये टक्कर ले जा भी अपनी यहाँ पड़ी है, कई देर से खराब हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। तो ये की नहीं आने वाला। फिर है 2 बसों से टक्कर होगी, ये से भी नहीं आएगा, क्योंकि से का मतलब होता है जैसे कोई काम है उसको किस साधन से कर रहे हो, है ना। जैसे मैं लकड़ी काटता हूँ तो किस साधन से, आरी से, तो वो से आता है। तो टक्कर कोई अलग से चीज़ है क्या जो इन 2 बसों से हो रही है? नहीं, ये भी नहीं आने वाला। फिर है 2 बसों के बीच टक्कर होगी,
तो कई छोटे बच्चे तो कहते हैं हाँ 2 बसों के बीच में टक्कर हो गई। बीच में नहीं आएगा, थोड़ा ऐसे समझो आप इसको, जैसे 2 बसें हैं तो इनके बीच में, बीच कहाँ आएगा, ये तो बीच है नहीं, ये थोड़ी जगह, ये ज़्यादा जगह है, बीच कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बराबर का हिस्सा बीच ये है ना। तो यूँ थोड़ी है कि 2 बसों के बीच में टक्कर हो गई, इन दोनों के यहाँ बीच में हो गई टक्कर, ऐसे थोड़ी होता है, ये भी गलत है। इन 2 बसों के बीच में नहीं हुई, इन्हीं में हो गई, दे उत्तर आएगा। समझ आई बात। ऐसी ही बहुत सारी रोचक जानकारियाँ देता रहूँगा, ज्ञान के साथ गलती की जगह पकड़ाऊँगा। सीधा सूत्र नहीं है, ज्ञान देते हुए बताऊँगा, शब्दों का ज्ञान देते हुए आगे मेरे वीडियो बढ़ते रहेंगे। छोटी मोटी और भी कुछ बातें हैं जहाँ ध्यान देनी है, कुछ और भी नियम है या कुछ और भी सूत्र हैं, कुछ भी मान लो, वो अगले वीडियो में बताऊँगा। छोटे मोटे और भी रह जाते हैं। इस वीडियो में काफ़ी समय हो गया है, इतना लंबा वीडियो शायद आप देख भी नहीं पाते होंगे, तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगला वीडियो मेरा कब आए, किस दिन आए, इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब दबा दीजिए, बेल आइकन ऑल वीडियो ऑप्शन आएगा उसको दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं डालूँगा आप YouTube खोलोगे, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, तो आपकी मेहरबानी होगी। जय हिंद।